वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसमें हम सभी लोगों ने उत्प्रेरण के 8 वीडियोस को देख लिया था। मैंने उत्प्रेरण के 8 वीडियो पर आधारित एक टेस्ट पेपर टेलीग्राम ग्रुप पर लिया था। जो भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए थे उन्होंने इस टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। आइए हम उसी टेस्ट का एक सॉल्यूशन यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से क्वेश्चन मैंने पूछे थे और उसके क्या आंसर थे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको लिया गया था, उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जिसमें, आप बताओ, खुद से सोचो, उत्प्रेरक क्या होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है, अभिक्रिया प्रकाश में होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो हमारा इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होगा? पहला वाला विकल्प इसका सही होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं। देखो, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि संक्रमण धातुएं जो होती हैं, संक्रमण धातु का मतलब जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रभावी उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी वाला आंसर होगा। संक्रमण धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे पूछा गया है अभिक्रिया, एक रिएक्शन दी हुई है। देखो, ये रिएक्शन मैंने अपने वीडियोस में आपको बताई हुई थी। रिएक्शन क्या है? 2 moles ऑफ KClO3 प्लस MnO2 गिव्स 2 moles ऑफ KCl प्लस 3O2 प्लस MnO2। ये किसका एग्जाम्पल है? आप बताओ, आपके ऑब्जेक्टिव क्या दिए हुए हैं, विकल्प क्या दिए हुए हैं? समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। तो आप बताओ, KClO3 सॉलिड है, MnO2 भी सॉलिड है। जब दोनों सॉलिड्स हैं मतलब अभिकारक भी सॉलिड है और हमारा उत्प्रेरक भी सॉलिड है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल होना चाहिए? समांगी उत्प्रेरण का आंसर होना चाहिए। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव कौन सा सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है अभिक्रिया जो किसी एक उत्पाद द्वारा उत्प्रेरित होती है। आप बताओ, मैंने आपको बताया था जिस अभिक्रिया में बना हुआ कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करे, उस उत्प्रेरक को, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्वतः उत्प्रेरण या स्व उत्प्रेरण या ऑटो कैटालिसिस। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? बी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आपसे बोला गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न को परिवर्तन करना होता है। देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और आप खुद से जानते हो कि मैंने आपको बताया था कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो किस तरह से अभिक्रिया का वेग बदलते हैं। तो आपने क्या सीखा था कि वो सक्रियण ऊर्जा के मान में परिवर्तन कर देते हैं। मतलब यदि वो सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं तब तो वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। और अगर वो सक्रिय ऊर्जा का मान बढ़ा देते हैं तो वो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो यहाँ पर हमने क्या सीखना है कि उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार बदलते हैं? सक्रियण ऊर्जा के मान में परिवर्तन करके। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ए वाला विकल्प सही होगा, सक्रियण ऊर्जा के मान को बदल के। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। आगे लिखा हुआ है उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक को सूक्ष्म चूर्ण में विभाजित करने पर बढ़ेगी। आप खुद से बताओ, मैंने आपको बताया था एक बड़ा टुकड़ा है, अगर हम उसको पाउडर के तौर पर बदल देंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो बदल जाएगा। तो ऐसा करने से हमारा क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है। और मुक्त संयोजकताएं बढ़ जाती हैं और मुक्त संयोजकताएं सक्रिय होती हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? सक्रिय केंद्र। तो देखो, इसका ए आंसर भी हो सकता है, बी आंसर भी हो सकता है और सी आंसर भी हो सकता है। और इन तीनों का समाहित करते हुए इसमें क्या दिया हुआ है? ये सभी। तो उत्प्रेरक को सूक्ष्म चूर्ण में विभाजित करने से सभी चीज़ें बढ़ जाती हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ता है, मुक्त संयोजकताएं भी बढ़ती हैं और सक्रिय केंद्र भी बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये दिया हुआ है कि अम्लीय KMnO4 द्वारा
ऑक्जेलिक अम्ल के ऑक्सीकरण में कौन सा उत्प्रेरक होता है? तो याद रखिएगा KMnO4 की रिएक्शन जब हम ऑक्जेलिक अम्ल से कराते हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल का पोर्शन है, मैं आपको प्रैक्टिकल में इस रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी आप केवल याद रखिए कि KMnO4 को जब हम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन में बनता है मैग्नस आयन बनता है। मैग्नस आयन जो होता है मतलब Mn2+ जो आयन होता है वही इस अभिक्रिया को उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, मतलब ये ऑटो कैटालिसिस स्व उत्प्रेरण का एक और उदाहरण है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? बी, मतलब Mn2+ आयन जो है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपसे पूछा गया है उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत उपयोगी है। आप बताओ। मैंने आपको सिखाया था कि जो उत्प्रेरण का दो तरह का सिद्धांत है, एक होता है अधिशोषण सिद्धांत और एक होता है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। तो आपको बताया था माध्यमिक यौगिक सिद्धांत तो उपयोग होता है समांगी उत्प्रेरण में। समांगी उत्प्रेरण में बेसिकली गैसीय उत्प्रेरण के लिए होता है, और जो अधिशोषण सिद्धांत होता है वो विषमांगी उत्प्रेरण के लिए होता है। और विषमांगी उत्प्रेरण में हम ठोस गैस भी ले सकते हैं, द्रव और गैस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सभी जगहों पर इसका उपयोग होता है, ये मॉडर्न थ्योरी है, तो इसका आंसर होगा ये सभी। तो उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत सभी के लिए उपयोगी है, ठोस उत्प्रेरकों के लिए भी है, गैसीय उत्प्रेरकों के लिए भी है और द्रव उत्प्रेरकों के लिए भी है। तो ये मॉडर्न थ्योरी है, ये सभी जगह लागू हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये शायद याद आ रहा हो आपको, ये रिएक्शन लिखी हुई है। इस रिएक्शन में आपसे बोला गया है कि एथिलीन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करा रहे हैं। एथिलीन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करा रहे हैं, इसमें कैटलिस्ट कौन सा है? निकेल। तो आप बताओ ये रिएक्शन कौन सी है? साबेत्य सैंडरसन रिडक्शन। आपको याद आ रहा होगा। देखो ये हमारी एथिलीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और निकेल सॉलिड है। तो बताओ ये किस तरह का है? अभिकारक हमारे गैस है और उत्प्रेरक हमारा कैसा है? सॉलिड है। तो ये हमारा किस तरह का उत्प्रेरण हो जाएगा? विषमांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। तो हमारा ए विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्प्रेरक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्प्रेरक सूक्ष्म रूप में विभाजित अवस्था में अधिक सक्षम होता है क्योंकि इस अवस्था में आपको बताया था पाउडर के तौर पर अगर हम कैटलिस्ट को लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर वर्क करता है। क्यों बेहतर करता है? तो आप बताओ। यह अधिक सक्रिय ऊर्जा रखता है, इसका तो कोई मतलब है नहीं है। यह एक अभिकारक से अधिक सक्षमता से रिएक्शन करता है, ये भी नहीं है। आपको पता पाउडर के तौर पर करते हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका आंसर सी होगा। हाँ, जब इसका आंसर सी होगा तब ये क्या करेगा? सक्रिय ऊर्जा नहीं, इसका आंसर केवल क्या होगा? सी आंसर होगा। ये सरफेस एरिया को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। नेक्स्ट देखो अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक यूज़ होता है? आपको बताया था संपर्क विधि H2SO4 के निर्माण की विधि है, इसमें प्लेटिनम यूज़ होता है और प्लेटिनम महंगी धातु है, उसकी जगह पर अब हम वर्तमान में क्या यूज़ करने लगे हैं? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी उत्प्रेरण है? आप बताओ। एथिल अल्कोहल लिक्विड है, सांद्र H2SO4 लिक्विड है, दोनों लिक्विड है मतलब समांगी है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, तो ये भी समांगी उत्प्रेरण है। SO2 गैस है, O2 गैस है, NO2 गैस है, ये भी समांगी उत्प्रेरण है। SO2 गैस है, O2 गैस है, बट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड तो क्या है? सॉलिड है। इसलिए हमारा डी आंसर जो होगा वो किसका उदाहरण होगा? विषमांगी उत्प्रेरण का होगा। विषमांगी उत्प्रेरण में क्या सीखा है कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरकों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप बताओ। इसमें 4 पॉइंट दिए हैं, उत्प्रेरक के 4 पॉइंट्स दिए हैं, आप ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में परिवर्तित नहीं होता है, ये तो गलत चीज़ है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, सही है। आपको पता है अभी उत्प्रेरक जितना लेते हैं लास्ट में उतना ही मिल जाता है, मतलब वो परिवर्तित नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, मतलब ये कथन तो सही है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। तीसरा पॉइंट है उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य को परिवर्तित नहीं करता है।
तो आप बताओ। साम्य को परिवर्तित नहीं करता, ये भी बताया था। हमने उत्प्रेरक के गुण सीखे थे, उसमें आपको क्या बताया था कि उत्प्रेरक साम्य को परिवर्तित नहीं करता है। तो हमारा तीसरा पॉइंट भी सही है। चौथा पॉइंट है, कभी कभी अभिक्रिया के संदर्भ में उत्प्रेरक बहुत ही विशिष्ट होते हैं। आपको ये भी बताया था कि जो अभिक्रिया है उसमें एक उत्प्रेरक एक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, बट वही उत्प्रेरक दूसरी अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है, मतलब वो विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। तो इसका पहला आंसर भी सही था, तीसरा आंसर भी सही था और चौथा आंसर भी सही था। मतलब ये सत्य कथन है। आपसे पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका आंसर होगा बी। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ करता नहीं है। वो कहाँ प्रारंभ करता है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? प्लेटिनम का उपयोग कहाँ करते हैं? आप बताओ। अमोनिया से HNO3 बनाना, ये कौन सी विधि है? ओस्टवाल्ड विधि। और ओस्टवाल्ड विधि में हम कौन सा उत्प्रेरक यूज़ करते हैं? प्लेटिनम। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? पहला। अमोनिया से HNO3 बनाने में हम प्लेटिनम उत्प्रेरक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हेबर विधि। हेबर विधि से अमोनिया बनाने में कौन सा उत्प्रेरक यूज़ होता है? आयरन। और मॉलिब्डेनम क्या होता है? वर्धक। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, FeMO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित क्रियाओं में से किसमें निकेल तथा प्लेटिनम उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो आप बताओ। निकेल और प्लेटिनम उत्प्रेरक का उपयोग होता है तो तेल के हाइड्रोजनीकरण में देखो किसका यूज़ होता है? निकेल का। तेल के हाइड्रोजनीकरण में किसका यूज़ होता है? निकेल का। एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाने में तो नहीं होता है। जल गैस से मैथिल अल्कोहल के निर्माण में नहीं होता है। मैथिल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में नहीं होता है। तो अगर हम तेल का हाइड्रोजनीकरण करें, तेल में असंतृप्त होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड होते हैं। अगर हम उसकी रिएक्शन कराएं हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करेगी, उसको संतृप्त कर देगी, और हमारा तेल जो लिक्विड था वो कैसा हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं तेल का कठोरीकरण। और तेल के कठोरीकरण या तेल के हाइड्रोजनीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो कैटलिस्ट होता है वो कौन सा होता है? मुख्य तौर पर निकेल होता है। इसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं? प्लेटिनम। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट को देखिए। नेक्स्ट में आपसे बोला गया है कि जल गैस से मैथिल अल्कोहल के निर्माण में, आपको बताया था जल गैस से मैथिल अल्कोहल का निर्माण जब हम करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? CuO Cr2O3, इसका यूज़ करते हैं ना। क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3। तो ये बी आंसर होगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब हमारे ये क्वेश्चंस थे जिसको आपको रिटन वे में करना था। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैं हल्का हल्का ब्रीफ करता हूँ। आपसे बोला गया उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक में क्या अंतर है? तो आपको पता है, वह जो उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा दे, कैटलिस्ट की सक्रियता को जो घटा देता है वह क्या होता है? विष। और कैटलिस्ट की जो सक्रियता को बढ़ा देता है वह क्या होता है? वर्धक। ठीक है, इसके उदाहरण आप लिख सकते हो। आप हेबर विधि लिखोगे। कौन सी विधि? हेबर विधि। कौन सी विधि लिखना है आपको? हेबर विधि उदाहरण में लिखना है, हेबर विधि। और जब आप हेबर विधि का यूज़ करते हो तो आयरन होता है कैटलिस्ट और वर्धक कौन होता है? मॉलिब्डेनम। क्या होता है? मॉलिब्डेनम आपका क्या होता है? वर्धक होता है। तो वर्धक का ये उदाहरण था। और अगर हम विष का उदाहरण करते हैं तो विष के उदाहरण में आप लोगों ने किसका उदाहरण लिख देना था? क्लोरोफॉर्म वाला। याद करो, क्लोरोफॉर्म वाला विष का उदाहरण लिख सकते ना। क्लोरोफॉर्म जो होता है CHCl3, अगर हम इसको वायु से क्रिया कराएं तो ये फॉस्जीना बदल जाता है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? एथिल अल्कोहल। क्या लेते हैं? C2H5OH लेते हैं। तो ये किसका काम करता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो हमें यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करना था, मतलब वो विष का कार्य करता है। तो एथिल अल्कोहल हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्व उत्प्रेरण से क्या समझते हो? देखो, स्व उत्प्रेरण में आपने क्या चीज़ सीखी थी कि जो हमारा स्व उत्प्रेरण होता है उसमें आपने क्या सीखा था कि जब हमारी कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें कोई प्रोडक्ट है, कोई रिएक्शन है, उसमें कोई प्रोडक्ट है, अगर वही कैटलिस्ट का काम करे, उत्प्रेरक का काम करे, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्व उत्प्रेरण। हमने एक एग्जाम्पल भी लिखा था। कौन सा एग्जाम्पल था? CH3COO नाम क्या था इसका? एथिल एसीटेट। इसका नाम क्या था? एथिल एसीटेट। और जब हम इसकी रिएक्शन किससे कर रहे थे? जल से। तो हमारा आउटपुट क्या बन रहा था? रिजल्ट क्या बन रहा था? एसिटिक अम्ल CH3COOH
और साथ में क्या बन रहा था, एथिल अल्कोहल, याद आ रहा है, एथिल अल्कोहल C2H5OH लिख लीजिएगा। तो इसमें ये जो पदार्थ है ये कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, स्व उत्प्रेरण का। मतलब हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे, जब किसी अभिक्रिया में बना हुआ कोई उत्पाद खुद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्व उत्प्रेरण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में था एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, ये तो आपने डिटेल में कर ही लिया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से बच्चों ने लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट था एंजाइम उत्प्रेरण का एक उदाहरण और एंजाइम की क्रियाविधि को स्पष्ट करो, तो आपको वो ताला और कुंजी सिद्धांत यहाँ पर लिखना था। उसके बाद समांगी और विषमांगी, देखो अभी मैंने ऑब्जेक्टिव भी कराए तो उसमें समांगी और विषमांगी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस थे, तो वो आपने कर लिए होंगे। उसके बाद था ठोस धातु की तुलना में धातु चूर्ण अधिक प्रभावी होते हैं। मैं इसका रीज़न अभी ऑब्जेक्टिव में बता चुका हूँ कि जो पाउडर्ड हो जाते हैं, चूर्ण के रूप में हो जाते हैं, उनमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सक्रिय केंद्र बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। ये रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है प्रेरित उत्प्रेरण से आप क्या समझते हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। आप देखो मैंने वीडियो में अलग से बताया हुआ है कि जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करती है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण। सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम सल्फाइड वाला जो उदाहरण था वो आपको यहाँ पर लिखना था, बच्चों ने लिखा हुआ है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस टेस्ट पेपर में दिए थे, लगभग अप्रॉक्स मैंने सॉल्यूशन करा दिया है। आप सभी जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं वो उत्प्रेरण के 8 वीडियोज़ हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, आप एक साथ बैठ करके कभी भी देखेंगे तो आपका ये टेस्ट पेपर बहुत अच्छे से होने लगेगा। उम्मीद है आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।